हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, कल हम सभी ने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत अच्छे से स्टडी किया। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से ये जाना कि कहाँ रिफ्लेक्सिव यूज करना है और कहाँ एम्फेटिक यूज करना है। हालांकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में यूज होने वाले वर्ड्स एक जैसे ही हैं, जैसे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, इटसेल्फ, ये दोनों में ही यूज होते हैं, बट डिफरेंट क्या था उनके फंक्शन का। जैसे कि रिफ्लेक्सिव में जो सब्जेक्ट होता था वही ऑब्जेक्ट होता था, ये पता चलता था रिफ्लेक्सिव में वही वर्ड से, माई सेल्फ से। लेकिन एम्फेटिक में अगर यही माई सेल्फ यूज हो जाता है तो हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट कोई और है। ये हमने कल जाना। हमने नाउन की भी एक अच्छी सीरीज चलाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, आप सभी ने बहुत अच्छे से वीडियोस को देखा था। बट प्रोनाउन की लास्ट की 3-4 वीडियोस में मैंने नोटिस किया है कि व्यूज थोड़े से कम हुए हैं। इसका मतलब आप सभी नहीं पढ़ रहे हैं उस हिसाब से जैसे पहले पढ़ रहे थे। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप पूरी वीडियोस देखा करें, सारी सीरीज को अच्छे से फॉलो करें सो दैट पूरी नॉलेज आप सभी को मिल सके। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ये कहां यूज होता है? आप सभी ने 9th-10th की मैथ्स करते हुए या फिर कहीं भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हुए रेसिप्रोकल वर्ड जरूर सुना होगा, जहां पर इक्वेशन को दोनों तरफ अगर हमें उल्टा कर देना होता था। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों तरफ अगर हमें उल्टा करना होता था तो हम यहां पर एक वर्ड यूज करते थे रेसिप्रोकल, बोथ साइड, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाता था, ये ऊपर चला जाता था यहां से और ये ऊपर चला जाता था यहां पे, ये रेसिप्रोकल होता था। लेकिन अगर ग्रामर की बात की जाए तो यहां पर रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब यहां पर इस तरह से समझा जा सकता है, अगर दो इंसानों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, दो इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं, या 6-7 लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, यहां पर क्या यूज किया जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके लिए दो ही वर्ड्स यूज होते हैं, या यूं कह लो दो फ्रेजेस यूज होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों यूज होते हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं हिंदी में इनका मतलब निकालूं तो दोनों ही सेम होते हैं। अगर आप गूगल पे जाओ और ईच अदर का हिंदी मीनिंग ढूंढो तो एक दूसरे के लिए, यहां पर भी एक दूसरे के लिए, दोनों का मतलब क्या है? सेम है हिंदी में, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। असल में हिंदी में इसका मतलब सेम क्यों है? सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं अपने दोस्त के लिए कहता हूं कि भाई तू मेरा बहुत साथ देता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां पर मैंने क्या बोला? एक दूसरे को। लेकिन अगर मेरे 3-4 दोस्त होंगे और मैं कहूं कि यार हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो भी मतलब क्या हुआ? वही हुआ, हम चारों के लिए यूज कर रहा हूं, कि हम चारों एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा तो नहीं कह रहा हम एक चौथे को समझते हैं, एक तीसरे को समझते हैं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे वर्ड ही सेम यूज करा जा रहा है बार बार। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में जाता हूं तो इंग्लिश में क्या होता है? दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। अगर दो लोगों की बात हो रही है तो मैं ईच अदर को यूज करता हूं, और दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो मैं क्या यूज करता हूं? वन अनदर यूज करता हूं। दो लोगों के लिए तो ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए तो वन अनदर। हालांकि जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वहां पर दो लोगों के लिए भी वन अनदर यूज होता है। देखो, इंग्लिश एक बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं पर सही और कहीं पे गलत हो जाती हैं, और कहीं पर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है उसी बात को। तो जैसे न्यूज़पेपर होते हैं बड़े बड़े, वहां पर वन अनदर यूज होता है इनफॉर्मल वे में। किस वे में? इनफॉर्मल वे में। वो भी सही है, वो गलत नहीं है, बट क्या अगर हम कभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर ईच अदर और वन अनदर में ऑप्शन चुनना हो दो लोगों के लिए, तो हम ईच अदर को ही चुनेंगे। हालांकि नॉर्मल बोलचाल की लाइफ में हम वन अनदर भी यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। कई जगह पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखोगे कि वन अनदर यूज होता भी है। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा कि वन अनदर नहीं लगा सकते दो लोगों के लिए, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो प्रेफरेंस किसको दोगे? ईच अदर को। जैसे कि आई एंड शी आर लिसनिंग क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम ईच अदर। हम मैं और ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं?
क्वेश्चन आंसर सुन रहे हैं। अच्छा, एक मैंने आप सभी को टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक कुछ इस तरह से था, 2 + 3 + 1, 1 + 2 + 3। अगर ये यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज होता था? सेकंड पर्सन के लिए, ये थर्ड पर्सन के लिए, ये फर्स्ट पर्सन के लिए। यहां पर वैसे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होगा वो ईच अदर ही होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि मैंने फर्स्ट पर्सन को आगे रख दिया और थर्ड पर्सन को पीछे रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का जो मीनिंग था वो नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया, क्योंकि नेगेटिव केस में क्या यूज किया जाता है? फर्स्ट पर्सन को आगे रखा जाता है, सेकंड पर्सन को सेकंड नंबर पे रखा जाता है, फिर थर्ड पर्सन पे। सेकंड यहां पे है नहीं, तो अभी भी सीक्वेंस वही फॉलो कर रहा है। यहां पे हम क्या करते थे? नेगेटिव केस में यूज करते थे। एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछना कोई नेगेटिव काम नहीं है, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछना कोई नेगेटिव काम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखूं तो पहला आगे है, फिर तीसरा है जो कि नेगेटिव को फॉलो कर रहा है, तो नेगेटिव बात तो यहां हुई नहीं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करना होगा? शी एंड आई, ये याद रखना। और अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं जिसमें ही एंड आई आर गुड आर टॉकिंग टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। यहां पर ये आना भी सही था और आ भी रहा है। लेकिन एक बात बताओ, एक दूसरे से बात करना कोई नेगेटिव बात है? नहीं। तो क्या ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस का? बिल्कुल दे रहा है। देखो, थर्ड पर्सन आगे होना चाहिए, आगे है। फर्स्ट पर्सन पीछे होना चाहिए, पीछे है। और अब इसका क्या मतलब जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव केस में ऐसा होता है कि पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। यहां सेकंड तो है नहीं, तो थर्ड और फर्स्ट है। तो यहां पर जो केस जा रहा है वो क्या जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है, और सेंटेंस का मतलब भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये सही है। और ईच अदर तो सही है ही, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, हम सारे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और बहुत ही सही लग रहा है। लेकिन ये सही नहीं है। जब एक से ज्यादा लोग होंगे, दो से ज्यादा लोग होंगे, तो वहां पे ईच अदर यूज नहीं करना है। नॉट मोर देन 2 अगर हम ग्रामर की बात करें तो, ठीक है। और यहां पर मोर देन 2 के लिए ही यूज होगा ये सिर्फ। तो यहां पर क्या आना चाहिए? वन अनदर आना चाहिए, वन अनदर। ये चीज क्लियर हुई आपके माइंड में कि कहां पर वन अनदर आएगा, कहां पे ईच अदर आएगा। तो चलो अब कुछ नया सीखते हैं। बार बार एक ही चीज बोलकर रिपीट करके कुछ मजा नहीं आ रहा। हालांकि मैंने इसमें भी कुछ नया घुसाने की कोशिश की है ताकि आप सबको कुछ अच्छा लगे। इसमें वैसे तो कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, बट हाँ, एक ऐसा एक्सेप्शनल केस मैं क्रिएट करता हूं जहां पर आप सभी को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया हूं। क्या देने गया हूं? इंटरव्यू। और मैं वहां देखता हूं बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने गए हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने गए। तो किसको इंटरव्यू देंगे? किसी एक इंसान को, इंटरव्यूअर को, है ना। तो यहां पर अगर मैं ये सेंटेंस बोल दूं, दे ऑल इंट्रोड्यूस्ड each other at front of interviewer। देखो, they all introduced each other at front of interviewer। एक बात बताओ, इंटरव्यूअर क्या करेगा? वो तुम्हें बुलाकर कहेगा चलो भाई आपस में एक दूसरे से इंटरव्यू ले लो या एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दो, इसलिए बुलाएगा वो तुम्हें किसी भी इंटरव्यू में? नहीं ना। यानी कि
यहां पर हमें कॉमन सेंस लगाना है कि ये ईच अदर वाला केस है भी या नहीं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसमें लगेगा भी या नहीं। हालांकि देखने में कितना अच्छा लग रहा है, दे ऑल इंट्रोड्यूस ईच अदर एट फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के सामने उन्होंने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये गलत है, जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है वो एक दूसरे के लिए सारे नोन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके क्या करेंगे, वो जा रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे ना। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? अपने आप को, एक दूसरे को नहीं। और अपने आप को किसके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे? इंटरव्यूअर के सामने। तो यहां पर ये केस रेसिप्रोकल का था ही नहीं, रेसिप्रोकल का था ही नहीं ये केस। ये केस था रिफ्लेक्सिव का। किसका? रिफ्लेक्सिव का। दे ऑल इंट्रोड्यूस्ड themselves एट फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। ये क्लियर हुआ? ऐसे और भी केसेस हैं जहां पर आप क्या आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि यहां रेसिप्रोकल लगा हुआ है और ये सही है, तो फिर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये सही नहीं है। देखो, ईच अदर यूज हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस लगाना होगा। अब सपोज करो मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम दोनों खड़े हैं शीशे के सामने, शीशे के सामने हम दोनों खड़े हैं। किसके सामने? शीशे के सामने। और हम दोनों ने शीशे में देखा, एक दूसरे को देखा। अगर मैं इसको यहां लिखूं सेंटेंस को इंग्लिश में, आई एंड माई फ्रेंड सॉ ईच अदर इन द मिरर। अब बताओ ये बिल्कुल सही लग रहा है ना? बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। अगर मैं इसका हिंदी में मतलब निकालूं, मैंने और मेरे दोस्त ने एक दूसरे को शीशे में देखा, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जरा कॉमन सेंस लगाओ, मैं और मेरे दोस्त अगर एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो हम वैसे भी एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना? शीशे में देखने की क्या जरूरत है? तो यानी शीशे में अगर मैं देखूंगा तो खुद को देखूंगा अलग से, वो देखेगा अलग से, है ना? तो यहां पर मैं ईच अदर लगाऊंगा ही नहीं, ये केस रेसिप्रोकल का है ही नहीं। यहां पर आप सभी को रेसिप्रोकल में यही गलतियां होती हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लगता है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक लगता है, लेकिन रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव दोनों को मिला देते हैं आपस में, और हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही जाते जाते गलत हो जाता है सब कुछ। आई एंड माई फ्रेंड सॉ ईच अदर इन द मिरर की जगह क्या आएगा? अवर सेल्व्स। हमने खुद को देखा, खुद को देखा, मैंने खुद को देखा और उसने खुद को देखा। यहां पर क्लियर हो गया? समझ में आया? और क्या, और कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं? अच्छा, यहां देखो, वी बोथ हैव हेल्प्ड ईच अदर। अगर मैं यहां पे वन अदर लिख दूं, वन अनदर, वी बोथ हैव हेल्प्ड वन अनदर इन एवरी सिचुएशन। यहां पर जो गलती है वो क्या है? सिंपल सा सेंटेंस है, आपने खुद ही पहचान गए होगे कि इसमें गलती क्या है। इसमें गलती यही है, वन अनदर। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद करी है, दो इंसान हैं, वी बोथ, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए था? ईच अदर। लगाया क्या हुआ है? वन अनदर। दो लोग हैं तो क्या आएगा? ईच अदर। लेकिन अगर मैं यहां पर बोथ काट कर ऑल लगा दूं तो क्या आ जाएगा? तो क्या ईच अदर सही है? नहीं, तब ऑल वन अनदर सही है। यानी कि यहां इस एग्जांपल से हमने एक चीज और सीखी कि अगर बोथ यूज होता है, क्या यूज होता है? बोथ, तो क्या लगेगा? ईच अदर लगेगा, क्योंकि बोथ दो लोगों के लिए यूज होता है। और ऑल यूज होता है तो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, तो दो से ज्यादा के लिए तो हमेशा वन अनदर लगता है। उसी तरह नन जो होता है, नन भी दो से ज्यादा के लिए होता है, दो से ज्यादा, ठीक है। और नाइदर जो होता है, नाइदर जो होता है वो दो लोगों के लिए यूज होता है। तो अगर जहां नाइदर आ जाएगा वहां पर भी ईच अदर नहीं आएगा। नाइदर ऑफ यू ईच हेल्प डज नॉट हेल्प ईच अदर, है ना? सॉरी, नाइदर ऑफ यू हेल्प्स ईच अदर।
यहां पर नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वो मैंने लगाया तो गलत हो गया ना, क्योंकि ऑलरेडी नाइदर का मतलब नहीं होता है ना, और दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पे नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जो कि मैंने लगा दिया था। और ऐसा कई लोग कर भी देते हैं। नाइदर ऑफ यू हेल्प्स ईच अदर, यहां देखो हेल्प्स सिंगुलर यूज हुआ, क्यों? क्योंकि नाइदर के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेंटेंस में तो वो कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। और भले ही फर्क नहीं पड़ता यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। चलो ये हमें समझ में आ गया कि कहां पर ये लगेगा, कहां नहीं लगेगा, ये भी देखना होगा। ऑल लगा होगा तो क्या लग जाएगा? वन अनदर। बोथ लगा होगा तो क्या लग जाएगा? ईच अदर लग जाएगा, ठीक है। अब और बातें करें थोड़ी सी इस टॉपिक के ऊपर, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ईच अदर है ये दो के लिए ही क्यों यूज होता है। देखो ईच मतलब एक, और दूसरा अदर मतलब ईच मतलब प्रत्येक, एक की बात हो रही है, और अदर मीन्स दूसरा इंसान, है ना, दूसरा। तो एक दो, दूसरे की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, तो इधर क्या यूज हो जाएगा? ईच अदर यूज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वन अनदर की बात करूं, वन अनदर, यहां पर वन का मतलब एक, और एन को ऐसी मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा माइंड थोड़ा एग्जांपल देने का तरीका। अनदर मतलब इसको अगर तोड़ा जाए तो एन और अदर अलग से एक वर्ड बन जाएगा। वन तो एक अलग हो गया, एन मतलब एक हो गया, और अदर मतलब दूसरा इंसान, तो इस हिसाब से ये दो से ज्यादा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, पर मैं आप सभी को याद करने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर पेपर में, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए क्या यूज होना चाहिए था, तो आप ये नोटिस कर लेना, ये एक ट्रिक समझ लो कि एक, दो और ये तीन, और यहां पर कितना है? दो के लिए यूज होता है। ये बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप सभी ने एक चीज तो समझ ली होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को ही कंबाइंड कर एक सेंटेंस दे दिया जाता है, जहां पर इनसे ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं जो हमें लगता है सही है लेकिन होते नहीं है। जैसे कि ही एंड राहुल आर वॉचिंग ईच अदर या फिर इन दी सी। वो एक दूसरे को सी में देख रहे हैं। सी मतलब समुद्र की बात चल रही है, ठीक है। समुद्र में देख रहे हैं एक दूसरे को, समुद्र में एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि समुद्र में अपनी परछाई को देख रहे हैं। अगर मैं यहां पर और अच्छे से एग्जांपल को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, ही एंड राहुल आर वॉचिंग देयर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। हाँ, अब ये ज्यादा सही लग रहा है। ही एंड राहुल आर वॉचिंग रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन द सी। यहां जैसे ही आपने वर्ड देखा रिफ्लेक्शन, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए रिफ्लेक्शन वर्ड आते ही ये रेसिप्रोकल का रहा ही नहीं, भले यहां पे ईच अदर लिख गया हो। अगर मैं पानी के अंदर रिफ्लेक्शन देखूंगा तो पहले अपना ही देखूंगा ना, और वो अपना देखेगा, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को सामने देख ही सकते हैं, तो पानी में देखने की जरूरत ही क्या है। यहां पर इस एग्जांपल में डिफरेंट क्या था? डिफरेंट ये था कि रिफ्लेक्शन वर्ड, जैसे रिफ्लेक्शन वर्ड सुन लिया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो याद आना चाहिए कि यहां पर तो वही होना चाहिए और कोई वर्ड होना नहीं चाहिए। तो ये जो यूज हुआ वो गलत है। अगर यहां पर यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ही एंड राहुल आर वॉचिंग रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्व्स, प्लूरल हो गया ना। वो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन को देख रहे थे सी में, देख रहे हैं सी में। तो ये चीज क्लियर हो गई आप सभी को कि किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट करके सेंटेंसेस गलत कर सकते हैं एग्जाम में, और वन अनदर और ईच अदर को गलत तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन मैं आप सभी को यह समझाना चाहूंगा कि अगर आप इनफॉर्मली वन अनदर बोल देते हो तो कोई गलत नहीं है, वो गलत नहीं भी है। बट अगर हम एंट्रेंस बेस पे पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव बेस पे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि ईच अदर आया है किसके लिए आना चाहिए और वन अनदर किसके लिए आता है। और हमने ये पढ़ा है कि दो के लिए ईच अदर, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है और अच्छे से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ रेसिप्रोकल को भी
समझना होगा, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो समझना होगा, सेंटेंस को समझना होगा और थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना होगा इन सब चीज़ों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखते होंगे और एंड तक ज़रूर देखते होंगे। और अगर आप सभी ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप ज़रूर देना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।